स्नेल के नियम के और उदाहरण करने से पहले, जो कि असल में कुछ गणितीय समस्याएं ही है, हम पहले स्नेल के नियम की एक सहज समझ विकसित कर लेते हैं, एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग विकसित कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये स्ट्रॉ है, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। ये स्ट्रॉ मुड़ा हुआ क्यों दिख रहा है, ये बेंड क्यों दिख रहा है? तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम इस तस्वीर को थोड़ा और आसान बना देते हैं। तो हम इसे यहाँ पे बना देते हैं। तो ये कप है, तो ये इस ग्लास का बाजू वाला हिस्सा है, साइड वाला प्रोफाइल है। और फिर हम ये जो स्ट्रॉ है उसे भी बना देते हैं। और अभी हम स्ट्रॉ असल में जहाँ पर है ना, हम वहीं पर उसे बनाते हैं। हम अभी उसे सीधा बना देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉ है। तो ये कप के किनारे से रखा हुआ है, उधर से अंदर जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रॉ वास्तव में मुड़ नहीं रहा है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत जरूर हो रहा है कि ये जो स्ट्रॉ है ये मुड़ रहा है। ये सीधा का सीधा ही कप के तल तक जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये समझना चाहते हैं कि जब हम इसे बाहर से इधर से देखते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो स्ट्रॉ है ये मुड़ गया है। तो इसका उत्तर है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन यानी लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। यहाँ नीचे स्ट्रॉ से आने वाला जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, जिसकी वजह से उसका अपवर्तन होता है। अब हम अपवर्तनांक को यानी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस से ये जानते हैं कि प्रकाश पानी में हवा की तुलना में धीमी गति से चलता है। तो हम इससे जानते हैं कि प्रकाश पानी में धीमा होता है हवा की तुलना में। हवा में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। तो चलिए सोचते हैं कि क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर दो किरणें बना देते हैं, जो कि स्ट्रॉ के इस बिंदु से निकल रही है या आ रही है। तो हम एक किरण यहाँ बना देते हैं। तो जब हम ऐसे माध्यम से जिसमें प्रकाश की चाल धीमी है, उससे हम ऐसे माध्यम में जा रहे हैं जिसमें प्रकाश की जो चाल है वो तेज है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो प्रकाश किरण का बायां हिस्सा है वो प्रकाश किरण के दाएं हिस्से से पहले ही हवा में पहुंच जाएगा। तो इसे समझने के लिए कई बार लोग एक कार के उदाहरण को भी उपयोग में लेते हैं। तो आप इसे या तो कार के रूप में भी कल्पना करके देख सकते हैं, या कभी कभी लोग इसे एक मार्चिंग बैंड के रूप में भी कल्पना करके सोचते हैं। मार्चिंग बैंड का बायां हिस्सा दाहिने हिस्से से पहले बाहर निकल जाएगा और ये तेजी से चलना शुरू कर देगा और ये दाईं ओर मुड़ जाएगा। अब हमें एक और किरण बनाने दीजिए। तो हमने एक और किरण यहाँ पर बना दी है जो उसी बिंदु से जा रही है। ये भी दाईं ओर मुड़ जाएगी। और मान लीजिए कि आपकी आँख यहाँ है, हमने ये पलके बना दी है, तो ये आपकी आँखें यहाँ पर है। तो अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये दो प्रकाश किरणें जो है ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी। और आप ऐसा मान लीजिए कि ये दोनों ही प्रकाश किरणें आपकी आंखों तक पहुँच जाएगी। तो ये जो प्रकाश की जो एक किरणें है ये कहाँ से आती हुई आपको दिखेगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ खींच सकते हैं, पीछे की तरफ ट्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि ये पीछे से आ रही है। तो ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी यही करता है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही सोचता है कि ये जो किरणें हैं ये इसी पाथ से, इसी पथ से आ रही है। तो हमारा दिमाग ऐसा मान लेता है कि ये किरण जिस भी दिशा में जा रही है ये उसी दिशा से आई है। इस प्रेक्षक को ऐसा लगेगा कि स्ट्रॉ पर ये बिंदु वास्तव में यहाँ पर है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, आप स्ट्रॉ के और भी बिंदु ले सकते हैं और उनसे इस तरह से रेखाएं खींच सकते हैं। तो मान लीजिए जो स्ट्रॉ पर ये वाला बिंदु है, तो प्रेक्षक को लगेगा कि ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। और मान लीजिए ये वाला बिंदु बनाते हैं, तो ये वाला जो बिंदु है वो प्रेक्षक को यहाँ पर दिखाई देगा, उसे लगेगा कि ये यहाँ पर है। तो इस प्रेक्षक को, इस ऑब्जर्वर को स्ट्रॉ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो हालांकि जो यहाँ से प्रकाश किरणें है वो सीधे इस तरह से ऊपर जा रही है, लेकिन ये जब पानी से हवा में जाती है तो ये मुड़ जाती है। और फिर जब आप इन्हें वापस से ट्रेस करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो जैसे ये वाला बिंदु ऊपर की तरफ दिख रहा था, जब आपने इसे पीछे ट्रेस किया, पीछे खींचा, तो आपको लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है। तो इस प्रेक्षक को स्ट्रॉ पर ये बिंदु यहाँ पर दिखेगा, भले ही प्रकाश यहाँ नीचे उत्सर्जित हुआ हो, और इसलिए स्ट्रॉ वास्तव में मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब वास्तव में सिर्फ अपवर्तन के कारण हो रहा था। तो जब प्रकाश एक ऐसे माध्यम से जिसमें उसकी गति धीमी थी, वो ऐसे माध्यम में जा रहा था जिसमें उसकी गति तेज थी, तब अपवर्तन हो रहा था। उम्मीद है आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अगले वीडियो में हम स्नेल के नियम से जुड़े कुछ उदाहरण करेंगे ताकि हम गणितीय रूप से भी सहज हो सके।